महत्वपूर्ण बात बताई कि जिस तरीके से वर्मा जी का जो है असर आपके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहा, इसके बाद आपने अपने परिवार में भी जो भी वैवाहिक संबंध हुए वो भी आपने अर्जक पद्धति से ही कंप्लीट किया। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है एक परिघटना रही है। मैं आपके जो है शब्दों में जानना चाहता हूं कि वर्मा जी किस तरीके के व्यक्तित्व थे और उनका उत्तर भारत में किस तरीके से प्रभाव पड़ा। आपके समय पे रामस्वरूप वर्मा जी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत की बड़ी शख्सियत बन चुकी थी। उस समय विधानसभा में कैसे जलवा होता था, किस तरीके से न्यूज़पेपर उनको कवर करता था, सकारात्मक रूप से कवर करता था कि नकारात्मक रूप से, और जो बौद्धिक समाज था, जो बहुजन समाज एक बनने का प्रयास था, वो किस तरीके से रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों को लेता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पर जो है अर्जक संघ और शोषित समाज दल का असर कैसे देखते हैं, महामना रामस्वरूप वर्मा का असर कैसे देखते हैं। महामना रामस्वरूप वर्मा का ही असर था कि इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सफल। एग्जैक्टली। इसकी शुरुआत मानवर कांसीराम ने की। महाराष्ट्र में नौकरी करते थे, पैदा पंजाब में हुए और वहां प्रयास करके थोड़ा सा असफलता दिखाई पड़ी, उत्तर प्रदेश में आए और ये देन अर्जक संघ की है कि विचारधारा तैयार थी और उस विचारधारा पर जब नींव मजबूत हो तो महल बनाया जा सकता है। ये अलग बात है कि छत उन्होंने गलत डाल दी या दीवारें टेढ़ी मेढ़ी कर दी, जिसका परिणाम आज दूसरी तरीके से दिखाई देता। अर्जक संघ का जो योगदान रहा, जैसे आप बताते हैं और ऐसा मेरा भी मानना है, कभी भी इस बात को रेखांकित नहीं किया गया, कभी इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया गया कि बीएसपी के इमरजेंस में उद्भव में बीएसपी का उत्तर प्रदेश में जो इमरजेंस हो उसमें से अर्जक संघ महामना रामस्वरूप वर्मा का योगदान रहा है। और इस चीज पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बामसेफ जैसे संगठन जो रहे हैं या दलित संगठन रहे हैं, उन्होंने भी वर्मा जी के योगदान को मेरे जो जानकारी में कभी उस तरीके से याद नहीं। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हाँ। हम किसी व्यक्तित्व को अपने खांचे में फिट करना चाहते हैं। हाँ। जैसे मैं उदाहरण दूं, उधम सिंह को जितना पसंद कर लेते हैं, आज सरदार भगत सिंह का बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन उस तरीके से नहीं, क्योंकि वो अनीश्वरवादी थे और समाज अपने हिसाब से ईश्वर के दायरे में, आत्मा के दायरे में, पुनर्जन्म के दायरे में फिट करना चाहता है। महामना रामस्वरूप वर्मा ने कहा धर्म के बारे में, जब बौद्ध धर्म की बात आई तो उन्होंने कहा कि यह संस्कृत विहीन धर्म है, और हिंदू धर्म को कहा कि यह धर्म विहीन संस्कृति। और चूंकि संस्कृत विहीन धर्म कहा, ये बात तमाम सारे लोगों को नहीं पच पाई। आज जितना अपने को अम्बेडकरवादी कहता है वो बुद्ध की बात करता है। बुद्ध के विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन जबरदस्ती बुद्ध ने कोई धर्म नहीं चलाया। जबरदस्ती तमाम सारे लोगों ने बुद्ध की विचारधारा को बौद्ध धर्म बना दिया, और बौद्ध धर्म ही नहीं बनाया, पुरोहितवाद के जितने दुर्गुण थे उसमें भरने का प्रयास किया। आज हमारे भिक्षु हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, मैं नहीं कहता कि सारे लोग बुरे हैं, लेकिन जिस भिक्षु की, जिस तरीके के भिक्षु की कल्पना तथागत बुद्ध ने की थी, शायद वैसे ढूंढने पर बहुत कम मिलेंगे। उससे अलग हट गए हैं। बहुत सारे लोगों का वहां भी भिक्षु होकर के पैसा महत्वपूर्ण हो गया है। जी। बड़ा आदमी छोटा आदमी महत्वपूर्ण हो गया है। बिहार छोड़ के जाना नहीं चाहते आम आदमियों के बीच में, और बुद्ध ने हमेशा चलने के लिए कहा था, चरे वेद चलते रहो। भिक्षुओं के लिए कहा था कि आप चलते रहो, और भिक्षा में जो मिल जाएगा, बना हुआ खाना, बासी मिल जाए, सूखा मिल जाए, रूखा मिल जाए, जो मिल जाएगा खाने भर का लेना है, इकट्ठा नहीं करना है। आज तो गांव में जाना पसंद नहीं करते, बिहार में पड़े हैं लोग, और यही नाते वो विचारधारा जो बुद्ध की है वो उससे हट करके धर्म के रूप में आ गई। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम जब हमने 30 मई को हम लोगों ने किया था तो ये बातें उस समय आई थी। सर, आपका एक लंबा जीवन रहा है 1953 से लेकर 2026, और 73 साल के आसपास जो है आपका एक जीवन रहा है। और मुझे याद है मेरी मुलाकात आपसे जो है 2011 या 12 के आसपास 2009 में हुई थी, और 9 यानी इस समय जो है 17-18 साल तो हो ही गए मुझे जानते हैं। एक लंबा संघर्ष भी रहा है आपके जीवन में।
वैवाहिक जीवन से पहले से लेके अभी तक। और इस ये संघर्ष सिर्फ वैचारिक संघर्ष नहीं था, एक अपने जो है एक जीविका को जद्दोजहद में ध्यान में रख के किस तरीके से लेखन, किस तरीके से वैचारिकता को बनाए रखना है। तो आज की पीढ़ी को भी मैं चाहूंगा कि आप कैसे संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके की समस्या नई पीढ़ी के सामने भी है कि वैचारिकता, मैंने एक चीज देखी है कि सब कुछ झेलते हुए आपने वैचारिकता को नहीं छोड़ा है। तो नई पीढ़ी को इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला तो निवेदन करना चाहूंगा, जी जिसको भी वैचारिक होना है, आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है उसका। जी। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाए तो न अपने लिए कुछ कर सकते हैं, न समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। समाज को जब आपको देखता है कि आप बड़ी गाड़ी से आए, तो वैचारिक होते भी सम्मान वहां दूसरे तरीके का होता है। और आप अगर साइकिल से चले जाएं तो वही सम्मान में परिवर्तन आ जाता है। बुद्ध ने सम्यक आजीविका की बात की है। हम गलत तरीके से पैसा न कमाएं, ये सही है, लेकिन पैसा कमाया जाना जरूरी है, ये बुद्ध ने भी कहा है। और उन्होंने कहा कि गरीबी को मैं पसंद नहीं करता। तो अच्छे तरीके से पैसा कमाएं, और जब पैसा कमाएंगे, गलत रास्ता न हो, तो आप अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चल करके समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। इस नाते महापुरुषों की विचारधारा को अडॉप्ट करें। लेकिन पैसा भी जरूरी है परिवार चलाने के लिए भी। आपको अगर 10 किताबें लेनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। ये गलती हम लोगों ने की कहीं ना कहीं। अब उसका कारण था कि हम बहुत जल्दी उसमें जैसे छात्र जीवन से निकले, और ला में बहुत अच्छी वकालत थी। जी। वकालत बहुत जल्दी छोड़ दी। वकालत कहाँ हो रही थी? लखनऊ में? नहीं, बहराइच में। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे पास 4 जूनियर थे। लेकिन चूंकि हमारे पास आते थे वह लोग जिनके पास कई बार जेब में पैसा नहीं होता था, तो उनको किराया भी देना पड़ता था। वो स्थितियां बनी, वकालत भी ध्वस्त हुई। तो इतनी जो विपरीत परिस्थितियों में आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती थी कि नहीं, ये हमारी यात्रा सामाजिक राजनैतिक, ये हमारी यात्रा चलती रहनी चाहिए? हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है वही हमारी प्रेरणा है। क्या बात है। और ये मैं मानता हूँ कि हमारे माँ बाप जो निरक्षर थे जी, उन्होंने पढ़ा के हमें इस लायक किया है जी। और उनकी एक बात कहा करती थी, गलत रास्ते पर मत जाना। मैं एक घटना आपको बताऊं जो शायद आपको भी अच्छी लगेगी। जी जी। हमारे पिताजी बहुत इस बात से खुश नहीं थे कि मैं वकालत पे ध्यान नहीं देता। वो बार बार कहते थे कि बेटा, सब वकील वकालत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तुम क्या करते हो? समाज नहीं सुधरेगा। संजोग से 96 में हमारे यहाँ एक अभी रिटायर हो गए, डीआईजी से रिटायर हुए, डीएल रत्नम, बहुत अच्छे संबंध थे हमारे। तो वही एसपी आवास के पास ही हमारा छोटा सा घर है। पिताजी उस समय बना नहीं था, श्रावस्ती 97 बना। पिताजी आए, रात में रुके, हमने सवेरे कहा चलो आपको मिलवाते हैं, लेके गए। तो उस समय बसपा की सत्ता थी। जी जी जी। उन्होंने बड़े प्यार से हाथ मिलाया पिताजी से, अपनी कुर्सी से उठ करके चैम्बर में, और फिर मिठाई मंगाई, फिर चाय मंगाया, सब कुछ। जब पिताजी निकले तो पिताजी की भाषा क्या थी आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा, बेटा कौन दरोगा? उनको दरोगा और एसपी में क्या अंतर? मैंने कहा कि ये दरोगा नहीं एसपी हैं, और दरोगा को बनाते हैं, इधर से उधर करते हैं। उनकी बातें आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं जब याद करता हूँ मुझे भी आंसू आ जाता है। उन्होंने कहा, कौनो कांस्टेबल हमका जिंदगी में बैठे नहीं गए, यही सब थे। कौनो कांस्टेबल हमका जिंदगी में बैठे नहीं गए, और कप्तान हमका बाबूजी कहा था, और कहते फिर आए बाबूजी। अब जो करते हो वही। पहली बार उनको सम्मान जो है, सम्मान का एहसास हुआ। तो ये बड़ा जरूरी है, और ये प्रेरणा हमारे थी। इस नाते आज तक करते हुए, अब तो खैर वो समस्याएं भी निकल गई। संयुक्त परिवार है, भाई के 2 लड़के, वो भी दोनों डॉक्टर हो गए। मेरा बेटा भी पूरा हो गया है डॉक्टर। तो अब परिवार मैं आपके संवेदनाओं का इसलिए मैं सम्मान करता हूं कि जिस व्यक्ति को सब कुछ होते हुए अगर अपमानित लगातार होता है, और जब पहली बार सम्मान उसे मिलता है, तो उसके सामने फिर कोई दूसरी चीजों की कोई कीमत नहीं रह जाती है। अब मैं इधर की तरफ मूव करता हूं। आप सामाजिक जीवन पे भी लगातार सक्रिय रहे हैं। मेरा जो पहला आपका से मीटिंग हुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो आप जो है सरदार पटेल जी के जन्म स्थान की यात्रा के लिए आप, वो दल था शायद, दल वो पूरा जा रहा था। हाँ, ये प्रतिनिधिमंडल था।
वैचारिक रूप से जैसे आपका जो है परिपक्वता आपकी 1973-74 मान लें आपकी, उसी समय से हाँ, वैचारिक 75 से मान लें। 75 से लेके 2026 चल रहा है, यानी 50 साल के आसपास होने जा रहा है। और अब आपके नजरिए से आप जिस समाज से आते हैं भाई, वो कुछ ऐसी सिस्टम है यहाँ पे कि कास्ट इज द बेसिक यूनिट, बिल्कुल वहां बिल्कुल से मूल इकाई है और वहीं से चीजें शुरू जी। होती है। किस तरीके से इस ये भी एक यात्रा समझना जरूरी है कि कुर्मी समाज की जो राजनीति है और समाज नीति है, वो इन 50 सालों में क्या परिवर्तन आया है, और आपने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और आपके जो है मुखारबिन से ये चीजें आएंगी तो एक बेहतर जो है इसका विश्लेषण होगा। आखिरकार बेसिक इसकी गुणवत्ता है, बेसिक पहचान है इसकी, क्या बेहतर ये किया है अभी तक, और कहाँ पे ये राजनीतिक रूप से ये क्यों उस तरीके से सफल नहीं हो पाई है, और व्यवसाय में भी उस तरीके से लोग अभी जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी 3-4 साल पहले एक लगातार जो है एक सुगुफा उड़ा था कि अब यूपी में एक कुर्मी मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, तो इस तरीके की डिमांड उठती रही है। मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं कि इन 50 सालों में कुर्मी समाज की सामाजिक और राजनीतिक जीवन यात्रा को आप कैसे देखे हैं और कैसे आंकते हैं? देखिए, हमारा समाज जो विभिन्न नामों से जाना जाता है, जी सरदार पटेल तो एक बड़े चेहरा थे जी आधुनिक भारत में। और उसके बाद सेंट्रल में एक मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख। देशमुख जी कृषि मंत्री रहे। रिजर्वेशन में भी उनका बड़ा योगदान है। जी जी जी। छत्रपति साहू जी के संपर्क में भी वो रहे। छत्रपति साहू जी ने उनको सहयोग भी किया। छत्रपति साहू जी कौन? पंजाबराव देशमुख तो 1947 में रहे ना? नहीं तो ये पैदा तो पहले हुए। हाँ 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 हाँ। 1922 में देहावसान हुआ छत्रपति साहू जी जी का। जी जी जी, अच्छा उनसे संपर्क में रहे। गांधी जी को भी आर्थिक सहयोग किया है साहू जी ने। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये हम नेक्स्ट इंटरव्यू में कभी समय मिलेगा गांधी तो जी ये को तो बड़ा विस्तृत जो केवल है। बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं, गांधी जी को, तिलक को, अरविंद घोष जो जेल में थे उनकी बहन के जरिए उनको बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है। साहू जी महाराज का बहुत मतलब अलग अलग। समाज की राजनीतिक इन जी, 50 सालों में कैसे देखते हैं? उस समय हमारा समाज जो था बेसिकली उत्तर प्रदेश में, और मैं जिस जिले से आता था वहाँ तो ये इतने खंडों में बटा हुआ है। हमारे बहराइच में मेनली गुजराती कुर्मी है। अच्छा, गुजराती कुर्मी है वहाँ पे? हाँ, गुजराती कुर्मी ज्यादा है। अच्छा और इस नेक्स्ट जो आता है वो जयसवार है दूसरे नंबर पे। अच्छा अच्छा कुछ परिवार वहाँ राढ़ बिरादरी के हैं, वो भी कुर्मी है। अच्छा अच्छा। और 10-20 घर श्रावस्ती में मिल जाएंगे, समसोयल कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? समसोयल। समसोयल। अच्छा। उस समय बचपन में हम लोगों को बताया जाता था कि समसोयल के घर का खाना नहीं खाया जाता है, लोग सुअर पालते थे। अच्छा अच्छा कभी अच्छा। पालते देखा नहीं मैंने, हाँ हाँ हाँ, लेकिन जी ये एक परसेप्शन बना हुआ है। जी जी जी। जयसवार के घर भी न शादी होती थी, राढ़ के यहाँ तो आज भी नहीं हो पाती है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक सारी स्थितियां भी बहुत जी खराब। जी जी जी। जयसवार के यहाँ भी शादी विवाह उस समय नहीं होता था। और बड़े बुजुर्ग जो है उनके घर का भी खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे। आज वो स्थितियां बहुत कुछ बदली। उस समय सरदार पटेल का नाम तो लोग सुनते थे। सरदार पटेल और डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आप मेरा पिछड़ापन जान सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस हमारा था, इस नाते नाम तो जरूर जानता था। नाम जानते थे। बाकी गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी, इनको जानता था। जब मैं बीए कर रहा था तब थोड़ा थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल के बारे में जानना शुरू, और वर्मा जी के संपर्क में आने के बाद तो इन दो व्यक्तित्वों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने जाना। तो उस समय जो ये गुजरात का पाटीदार है जी, अपने को कुर्मी कहने में उसको भी शर्म आती थी। हाँ, आज बड़े फक्र के साथ वो लोग भी कुर्मी अपने को मानते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी रीवा में हमारा कार्यक्रम था, उसमें चीफ गेस्ट वही थे गोवर्धन भाई झटिया, मैं मुख्य वक्ता था उसमें सरदार पटेल जयंती पर पिछले। तो आज वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से शादियां भी तमाम हो रही हैं जी। और इसके अलावा वो कई जगह अगर सरदार पटेल के नाम पर या कोई कार्यक्रम हो रहा है, बिरादरी के नाम पर बड़ा कार्यक्रम सामाजिक हो रहा है, तो उसमें सहयोग के लिए भी लोग तैयार हैं। जी जी जी। तो ये एक तो परिवर्तन यह है कि हमारा चेहरा बड़ा हुआ है।
राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों की बात अगर अलग छोड़ दी जाए, जी जी जी। हमारे लोगों में ईगो बड़ा है। आज भी ईगो बहुत है। हम्म, आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं इनके नेतृत्व में कैसे काम करूं। हम्म, और उसका परिणाम है हम्म, कि आज तक हमारा मुख्यमंत्री नहीं हो पाया। हम्म, आबादी बहुत है। हम्म, ये बात हमारे अंदर नहीं, दूसरी पिछड़ी जातियों में भी है, यादव में भी था। जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना था तब तक दूसरी स्थिति थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद में स्थितियां बदली। तो राजनीतिक चेतना तो आई है, लेकिन अभी एक दूसरे को सामूहिक रूप से तो छांटेंगे, इतने विधायक हो गए। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे विधानसभा में है, अगला आदमी विधायक हो जाए, मैं विधायक नहीं हो रहा हूँ, तो तमाम सारे जो आगे निकले लोग हैं वो लंगी मारते हैं वो दूसरे दलों को कि ये न जीतने पाए, फला जीत जाए। तो ये कटुता भी बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है। एजुकेशन का स्तर अभी तमाम सारे जिलों में बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहाँ भी एजुकेशन का स्तर बहुत पीछे। जी जी। और खास करके मैं एक बात कहा करता हूँ, पटेल समाज आर्थिक रूप से और खेती के मामले में पहले से संपन्न रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो दूसरी जातियां थीं, जिनको चाहे आप प्रजा जाति कहते रहे हो, आज वो शब्द हट गया है, या और दूसरी अति पिछड़ी जातियां हों, उनसे संबंध इनका बढ़िया रहता था। आज जब तमाम सारे जातीय संगठन चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपकी जाति की मजबूती की सफलता उसमें है कि जब आपके गांव का एक कुम्हार जिसके केवल 2 घर हैं, उसको आपसे संरक्षण मिल रहा है तो आपकी मजबूती है। लोहार 2 घर है, उसको अगर संरक्षण मिल रहा है, उसके साथ अन्याय को आप रोक पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी व्यक्तिगत मजबूती भी होगी और राजनीतिक मजबूती, चाहे वो प्रधानी की हो चाहे ऊपर की मजबूती हो, जिस दिन आप ये कर पाएंगे उस समय आपकी मजबूती ज्यादा होगी। फिलहाल परिवर्तन आया है और सोचने का तरीका बदला है। इसमें से मैं आपसे जो बात कर रहा था, आर्थिक समृद्धता क्या पहले ज्यादा थी या अब जो है आर्थिक संकट ज्यादा हो गया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हुई, शिक्षा का स्तर बढ़ा, लेकिन इस समय बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये वो मैं जानना चाहता हूं कि उस समय का क्या फलसफा था और आज के समय को कैसे। देखिए, बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी है, और अगर सीधे कहें तो वर्तमान सरकार उसमें ज्यादा जिम्मेदार है। जहां तक आर्थिक का सवाल है, उस समय हमारे पास खेती ही ज्यादा होती थी। खेती ही ज्यादा होती थी। सीलिंग में बहुत सारी जमीन लोगों की निकली। हमारे भी कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी जमीन, हम लोगों की तो इतनी जमीन नहीं थी कि सीलिंग में निकले, लेकिन कई ऐसे रिश्तेदार जिनकी जमीन सीलिंग में गई। वहीं दूसरे जो प्रभु जातियां थी जी, उनकी सीलिंग में जमीन बहुत कम गई। ये कैसे हुआ? उन्होंने कभी ट्रस्ट बना लिया, कभी कुत्ते बिल्डिंग नाम पर। पता चला कि एक लड़का है और अपने लड़कों को उन्होंने भाई दिखा करके वो जमीन बचा ली। ये सब करामात हुए। ये करामात शिक्षा के अभाव में हमारा समाज नहीं कर पाया, अपनी जमीन नहीं बचा पाया। जहां तक आर्थिक सवाल है, टॉय में लोग गए हैं जी, तो उस दिशा में तो बढ़े हैं जी जी। लेकिन एजुकेशन को लेकर के जो सोच थी सरकारी नौकरियों में जाने की, उसमें बेरोजगारी ने एक ब्रेक लगाया। ठीक, ये तो रहा जो है, चूंकि सामाजिक जीवन से आप जो है जुड़े रहे हैं। रामस्वरूप वर्मा जी को इसलिए जिक्र बार बार आ जाता है क्योंकि अब मैं 2 साल से लगातार देख रहा हूं कि जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी फिर से आर्जक संघ और रामस्वरूप वर्मा का जो योगदान है उसकी तरफ जो है अभिमुख हो रही है। मेरी जानकारी में कम से कम 15 यूनिवर्सिटीज में महामना रामस्वरूप वर्मा पे रिसर्च हो रहा है। उसमें से 5 लोगों को तो हमने यहीं पे बुलाया था। बहुजन राजनीति का जो एक कॉन्सेप्ट जो है मानवर कांसीराम जी के द्वारा आया, और बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पे 4 बार सरकार रही, 1 बार पूर्ण बहुमत से भी सरकार रही, 2-3 बार जो है सहयोगी दलों के साथ हुआ। आज हम देखें तो जो उसका वैचारिक धड़ा था बाम सेफ अवसान की तरफ चला गया है। मतलब एक बाम सेफ की जो गूंज हुआ करती थी, और ये लगता था जब मैं 12वीं करके निकला था 2005 की बात बताऊं तो ऐसा कहा जाता था कि आरएसएस का विकल्प जो है ये बाम सेफ बनेगा। अब आप समझिए कि इन्हीं 10 से 15 साल पे
बामसेफ का एक वैचारिक पतन हो चुका है और कहीं पे भी आपको दिखता नहीं है। उसके कई सारे धड़े हैं, एक धड़ा बामन मेश्राम का कहीं कहीं जो है दिख जाता है, लेकिन वो भी कर्मचारियों के पैसों पे जो है एक तरीके से पल्लवित पोषित है और उसी के तहत चल रहा है। उनकी एक अपनी पार्टी भी है। बहुजन समाज पार्टी का भी एक राजनीतिक अवसान शुरू हुआ है। 2007 से 12 पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर इसके बाद जब 12 में चुनाव होते हैं तो विपक्षी दल आते हैं, विपक्षी दल के रूप में आती हैं। 19 में कुछ विधायक होते हैं और जब नहीं 17 में कुछ विधायक होते हैं और 22 में एकमात्र विधायक वो अपनी क्षमता से चुनाव जीतते हैं। और इस समय जो बहन जी का स्टैंड होता है, राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे सामाजिक मुद्दे हों, तो जो एक समाज की अभिव्यक्ति होती है कि इस पे ये स्टैंड होना चाहिए, बहन जी का स्टैंड एकदम अलग से समझ में आता है। तो क्या ये जो मानवर कांसीराम साहब का जो सपना था या रामस्वरूप वर्मा जी का जो सपना था, क्या इसके विपरीत बहन जी जो है कर रही हैं, या कुछ ऐसा समय है उस हिसाब से जो है वो बहन जी का इस तरीके से बयान आ रहे हैं? मैं ये एक शब्द पहले शायद भूल न जाऊं, इस हाँ नाते हाँ मैं जी जी वर्मा जी के बारे में कहना हाँ चाहता हूँ। वर्मा जी एक बात कहा करते थे हाँ कि बचपन के जूते को अगर आप जवानी में पहनेंगे तो या हाँ, तो जूता फट जाएगा या पैर कट जाएगा। पैर कट जाएगा। आज बदलती परिस्थितियों में हमारे अर्जक संघ के लोग, हाँ जो पदाधिकारी, हाँ उनको भी इस वाक्य को जो वर्मा जी ने हाँ कहा है बिल्कुल, लेकर के नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। विचार करने की जरूरत है। आगे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। बिल्कुल। जहां तक बहन जी का सवाल है, हाँ किताबें चाहे जितनी उन्होंने लिखवा ली हो, हाँ लेकिन बहन जी का रियल में संघर्ष नहीं था। नहीं था। ये संघर्ष आप मानवर बिल्कुल कांसीराम जी दावे के साथ कह रहे हैं कि बहन बिल्कुल जी का संघर्ष बहन नहीं जी का था। संघर्ष नहीं था, वो संघर्ष मानवर कांसीराम जी का। जी। और जब वो संघर्ष बड़ा नहीं होता है और बड़ी चीज मिल जाती है तो वो बहुत बार आदमी संजो नहीं पाता है। वही हुआ। आज जो स्थितियां हैं, आज तो लगातार आरोप लग रहे हैं हम्म, बहन जी पर, यही आरोप लग रहे हैं कि उनको जेल जाने का डर है। हम्म, पैसे का मामला तो अभी स्टिंग ऑपरेशन अभी हुआ है, सामने आया। हम्म, इन बुरी स्थितियों में भी यह है कि इतना पैसा चाहिए। हम्म, तो ऐसी स्थिति में फिर जिस बहुजन समाज की बात हो रही है, हम्म, बहुजन समाज तो उसमें आज भी तमाम सारे लोग हैं हम्म, जिनकी जीविका के लाले पड़े हुए हैं। लाले पड़े हुए, बिल्कुल तो सही बात। आम आदमी पैसा दे करके हम्म, और राजनीति में, और अगर जाएगा, जो पैसा देकर राजनीति में जाएगा, विधायक बनेगा, तो फिर पैसा कमाएगा। हम्म, आज जो राजनीति का पतन हुआ है, ये विधायक कोई बिक रहे हैं, कोई 1 करोड़ में बिक रहा है, सांसद कोई और बड़े उसमें बिक रहे हैं, तो उसका कारण भी यही हम्म। कि पैसे का महत्व बढ़ गया है, और पैसे का महत्व बढ़ गया है तो खर्च करता है आदमी, तो उसको कमाना चाहिए। बीएसपी की तरफ से ये भी बयान आता है कि देखिए चुनाव की जो चुनावी राजनीति है वो जरा महंगी हो गई है और उस पे से हमें जो है संगठन के लिए हमें पैसा चाहिए और हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को जो पूंजीपति व्यवसायी है वो उनको जो है डोनेशन उनको देते हैं, हमारी तरफ कोई डोनेशन नहीं देते हैं, इसलिए हमें पैसा लोगों से लेना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता में रहने के बाद में हम्म, अगर ये वो कहती हैं कि पैसा नहीं है, हम्म, तो जो अभी कुछ वर्ष पहले जो पैसा हुआ था, किसके नाम था? हम्म, वो पैसा कहाँ से आया? हम्म, आज तमाम सारे जो चीज फाइलें दबी पड़ी हैं, हम्म, उनको उभारा जाए तो वो पैसा कहाँ से आया? हम्म, तो पैसे का ये तो नहीं माना जा सकता कि पार्टी के पास पैसा नहीं, सत्ता में रहने के बाद बहुत सारे होते हैं, कोई आप वो गलत काम न करें तो भी पार्टी मजबूत होती है। जी जी। ठीक है, आप कुछ लोगों को वो कर दें, बाकी जैसे काम उन्होंने जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, 3 टाइम कम कम समय में थी, उस समय जो कार्य उन्होंने किए, अगर वैसे ही चलता रहता राइट तो पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं 4 चुनाव लड़ा हूँ विधानसभा का, जी जी और मैं घर का भी एक बहुत सामान्य किसान का बेटा हूँ, जी वकालत में पैसा नहीं कमाया था, जी जी। लेकिन इसके बावजूद 4 चुनाव लड़ा हूँ, बढ़िया चुनाव लड़ा।
एक बार तो जीतते जीतते रह गया, जी जी। परिस्थितियां वो अलग बहुजन समाज पार्टी से ही आप बहुजन समाज पार्टी आप बड़े पदाधिकारी वहाँ तीन जिला चुनाव अध्यक्ष में रहे। बहुजन समाज पार्टी से लड़ा, हाँ और एक चुनाव लास्ट वाला मैं अपना दल से लड़ा, अपना दल में चला गया था जी जी 2002 में, जी 2000 में। जी 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 तो 2002 का चुनाव में अपना दल से। जी जी। तो ये बात इसलिए करना जरूरी था क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी रहे जी, हैं और मानवर काशीराम के मिशन से उनके आप नजदीकी रहे, बिल्कुल नजदीक रहे हाँ हम। उनसे आप जुड़े रहे। मानवर काशीराम जी के बारे में एक बात कही जाती थी, वो बात मैं जानना चाहता हूँ ये बात कहाँ तक सही है। वो कहा करते थे कि जब वो काडर को जो है प्रशिक्षण देते थे तो बोलते थे कि देखो पढ़ने लिखने का काम वर्मा जी कर गए हैं, अब हमको जो है इसको जमीन पे उतारना है। तो क्या ये बात ये सच है कि मतलब ये लगातार हमें सुनने को मिलता है कि इस तरीके की बात मानवर काशीराम कहा करते थे? मनवर कांशीराम जी का कैडर मैंने नहीं लिया संजोग से। कैडर अच्छा। हमारे यहाँ तो हुए, लेकिन उनका कैडर मैंने लिया नहीं। व्यक्तिगत हम्म संपर्क में रहा हूँ, हम्म और खास करके ये घटना मैं आपको, बाई इलेक्शन हुआ था 90 में, हाँ तब कांसीराम साहब के साथ बैठ करके अकेले हम और कांसीराम साहब दिल्ली की ऑफिस में करीब हम्म 1.5 घंटा तक हमसे चर्चा की थी। हम्म पॉलिटिकल चर्चा की, बहुत सारी चर्चा की, हम्म वर्मा जी की भी चर्चा आई, के काम की प्रशंसा किया उन्होंने। हम्म लेकिन ये बात चूंकि कैडर मैंने लिया नहीं, हम्म और उस समय बात उभरी थी, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के संपर्क में मैं बहुत रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। दल में नहीं रहा। हाँ ठीक बात है। तो उस समय जब बाई इलेक्शन हुआ फरवरी 90 में, जी। तो जिलाधिकारी के माध्यम से एक लेटर गया था बेनी हम्म प्रसाद वर्मा जी का हम्म मेरे पास। वो लेटर आज भी रखा हुआ हम्म, है। मिस्टर राजा राम जी उस समय जिलाधिकारी थे हमारे यहाँ, जी जी। और उसमें यही था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने की अपेक्षा की। हम्म संजोग से मैं जब दिल्ली गया वो अथॉरिटी लेटर लेने के लिए, तो कांसीराम जी से मैंने चर्चा भी की हम्म कि उनसे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, हम्म ये जानते हुए कि अगर हम करेंगे चर्चा तो ये कहेंगे नहीं। हम्म उन्होंने कहा नहीं, मिलना नहीं चाहिए, सीधे जाओ, और अगर मिलोगे तो वो यही कहेंगे चुनाव ना। हम्म, ठीक बात। कांसीराम साहब की नजरों में, कांसीराम साहब की सोच में वर्मा जी कैसे थे? मतलब वर्मा जी को कैसे देखते थे? वर्मा जी के योगदान को कैसे बिल्कुल उनके योगदान को सराहते थे, देखते थे? उनके योगदान की सराहना करते थे, उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन कभी बहन जी ने कभी रामस्वरूप वर्मा जी का नाम बहन जी को मैं वो घटना बता दूं, ये जरूरी है जानना आपसे। जब वो रामचंद्र परमहंस दास, हाँ जो राम जन्मभूमि न्यास के वो थे, हाँ हाँ। वो जब बीमार हुए बहन जी देखने गई थी पीजीआई। हम्म वर्मा जी का देहावसान हुआ, हम्म बहन जी शोक संवेदना तक नहीं व्यक्त किया था, जाना तो दूर। तो ये कई चीजें हैं, बड़ा बेसिक अंतर है। उस समय मनवर कांसीराम जी भी जा सकते थे, वो भी नहीं गए। वही वो जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है कि ये ऐसा चीजें हुई क्यों। क्योंकि जैसे आप जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन हाँ, ये हुआ। और ये आज चर्चा का विषय है कि कांसीराम साहब कहते थे कि वो जो है पढ़ने लिखने का काम मोहम्मद रामस्वरूप वर्मा जी कर गए, उसे हमें जमीन पर जी, उतारना है। उनके साहित्यिक कृतियों का, उनके लेखन का, उनकी वैचारिकता का पूरा जो है सदुपयोग हुआ। बिल्कुल सत्य। लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा की सरकार रही, महामना रामस्वरूप वर्मा के नाम पे कोई भी स्मारक सरकार के बसपा के द्वारा कभी स्थापित नहीं नहीं। बनाई, बल्कि पेरियार रामास्वामी नायकर का एक बार थोड़ी चर्चा आई, चर्चा आई। मेला लगा। हाँ मैं उस पर भी आना चाहूंगा। हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए। तो लेकिन वर्मा जी पर वही बात मैं फिर लाना चाहता हूँ हाँ कि इनका जो खांचा बनाया हुआ है, उस खांचे में वर्मा जी फिट नहीं नहीं, बैठते। फिट नहीं होते। इसलिए अब दूसरे महापुरुष के बारे में आपने रामास्वामी पेरियार रामास्वामी नायकर की बात किया। 30 मई को हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किया और उसपे से ये तय हुआ कि आने वाले दिनों में लखनऊ में एक भव्य जो है पेरियार जयंती मनाई जाएगी, और वो एक ऐसा वो पल होगा जो सबके सामने यहाँ पे जो बहुजन राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, कि जब लखनऊ पे भी पेरियार साहब आए हैं, 2 बार आए हैं, हाँ, तो एक तरफ बीएसपी और वाम से पेरियार मेला लगवाते थे, ये पूर्ण बहुमत के पहले, सरकार के आने के हाँ, पहले। और जैसे ये आपका जो है पार्क बना, यहाँ का प्रसिद्ध पार्क बना, हाँ, पेरियार साहब की मूर्ति गायब हो गई। गायब। तो क्या ये वैचारिक विचलन
क्या मतलब पहले से ही चीजें ये थी और जैसे ही पूर्ण सत्ता में आई तैसे ही सारा कुछ जो उनका वैचारिक विचलन था बहन जी का वो पूरा एक्सपोज हो गया? मैं पहले भी कह चुका हूं हम्म, कि जो बात हम्म, आप केवल कहते हैं, हाँ, आचरण से नहीं जी पाते, हम्म, वो प्रभावी नहीं होता। प्रभावी नहीं। हम समझते हैं यही उत्तर पर्याप्त यही होता उत्तर। आपने बीच में एक जिक्र छेड़ा था, मैं भूल न जाऊं, छत्रपति साहू जी महाराज है। का। जी जी जी। अभी मैं एक प्रत्यंचा जो पूरे देश में बड़ी चर्चित जो है उपन्यास है, संजीव एक बहुत बड़े कहानीकार है, हिंदी साहित्य के जी मूर्धन्य विद्वान है, आजकल बीमार रहते हैं और संयोग से आज उनका जन्मदिन भी है चलिए। संजीव जी का। और उनकी कृतियां मतलब अपने आप में जो है अद्भुत है, जो एक पदानुक्रम है सोसाइटी का। लेकिन प्रत्यंचा जो उपन्यास लिखा उन्होंने और छत्रपति साहू जी महाराज के पूरे जीवन में एक उपन्यास का उन्होंने रूप दिया, तो पहली बार मैं भी इस चीज को समझा कि छत्रपति साहू जी महाराज का जीवन कितना महान था। उन्होंने सिर्फ मतलब जो वामसेप के द्वारा एक इमेज रखी गई है छत्रपति साहू जी महाराज की, बीएसपी के द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज की रखी गई है, वो अपना जो है राजनीतिक फायदा और वोट कर लेने के लिए जी उन्होंने जी रखा। जी जी। अब आपने अभी रेवोल्यूशन किया कि सिर्फ बाबा साहब की मदद नहीं किया उन्होंने, उन्होंने तिलक की भी मदद किया, उन्होंने उनकी गांधी जी की भी मदद किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन है। मैं आपसे चाहूंगा कि इस पे विस्तार से आप बात रखिए।